बच्चों, जिन जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ना, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा जल्दी से देख लें। हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये है बेटा, ठीक ठीक है, एनएमआर। ये एनएमआर ना, इससे बनता है क्या है? न्यूक्लियर, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर, एम से मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस। और ये एक मशीन है बेटा। ये क्या काम करती है? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को डिटरमिन करती है। आपने सपोज लेबोरेटरी में कोई नया कंपाउंड अगर बनाया है, तो आपको तो उसकी बॉन्डिंग नहीं पता कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, कार्बन के CH3 के साथ आगे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, या कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, या NH2 लगा हुआ है, ये आपको नहीं पता। तो अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है? तो ये आपको एनएमआर सारा कुछ बताएगा। क्या एनएमआर तमाम एटम्स के साथ काम करता है? नहीं। एनएमआर बेटा सिर्फ उन एटम्स के साथ वर्किंग करेगा जिन एटम्स के न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये बात फिर सुन लो कि एनएमआर उन एटम्स के न्यूक्लियाई के साथ वर्किंग करता है कि जिन एटम्स के न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किन एटम्स के न्यूक्लियाई के पास होती है? उन एटम्स के न्यूक्लियाई के पास जिनके पास ऑड मैस नंबर होगा। ठीक है, जिस तरह के हाइड्रोजन 1, कार्बन 13, ये ऑड एटॉमिक मैस है ना इनके, तो इसलिए इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। इनका न्यूक्लियस एज अ लिटिल मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है बेटा। तो आपने यहां से दो चीजें अभी तक देखी कि एनएमआर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर बताती है, और वर्किंग किसके साथ करती है बेटा? उन एटम्स के न्यूक्लियाई के साथ जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तीसरी बात पर आओ, हमारे सिलेबस में कितने एनएमआर? हमारे सिलेबस में बेटा जो एनएमआर की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन सी? प्रोटॉन एनएमआर, जिसको मैं हाइड्रोजन एनएमआर कह रहा हूं, एक हमने ये पढ़नी होगी। और दूसरी एनएमआर की जो टाइप है उसका नाम है कार्बन 13 एनएमआर। ठीक है बेटा। हमारे सिलेबस में हम दो तरह के एनएमआर के स्पेक्ट्रम्स को डिस्कस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। एक स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम वो जो पीक्स आपके पास आ रही होंगी उसको मैं स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं। एक प्रोटॉन एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर का मतलब है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है ना, इसलिए हाइड्रोजन एनएमआर को वो कहता है प्रोटॉन एनएमआर। और दूसरा बेटा एनएमआर हमने पढ़ना है कार्बन 13 एनएमआर। सबसे पहली चीज बेटा आपको समझाने के लिए ना, ये डायग्राम मैंने एक बनाई है, इसको जरा देख लें। डायग्राम ये है। आप वैसे डायग्राम को भी छोड़ें, मुझे ये बताएं, आपके पास एक कंपस है, कंपस। आप उस कंपस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। आपको पता है ना बेटा, अर्थ से भी मैग्नेटिक फील्ड रिलीज हो रही है। आप उस कंपस को जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? जी बच्चों, कोई कोई बच्चा बताएगा, जब आप कंपस को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या करेगा? वो जो कंपस है उसकी नीडल्स के साथ क्या होगा भाई? कोई बच्चा बता दे, शाबाश। जी, जो उसकी बेटा नीडल्स हैं वो अपने आप को अलाइन करेंगी अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो अपने आप को अलाइन कर लेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, यहां पर भी मैंने यही काम किया है कि ये एक आपके पास मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट। आपने इसको एक बड़े मैग्नेट के अंदर रखा, जिसकी बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड थी। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। जैसे ही बेटा आप इस टाइनी मैग्नेट को इस बड़े मैग्नेट में रखेंगे तो क्या होगा? ये मैग्नेट अपने आप को एलाइन करेगा। एलाइन करने का मतलब है कि ये जो टाइनी मैग्नेट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक ही डायरेक्शन में होगी, और ये बहुत ही स्टेबल फॉर्म में आ गया है। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, मैं अगर इस मैग्नेट को दोबारा ट्विस्ट करने की कोशिश करूं, ट्विस्ट करने की कोशिश करूं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना, है ना बच्चों? अगर मैं इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करूं, नॉर्थ पोल को नीचे, नॉर्थ पोल की तरफ, तो जाहिर बात है दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बेटा मुझे इसको ट्विस्ट करने के लिए एनर्जी देनी होगी या नहीं देनी होगी? बिल्कुल देनी होगी। तो मैं अगर इसको बेटा ट्विस्ट करता हूं, ट्विस्ट करने का मतलब है कि अब ये जो इस टाइनी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है,
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में ऑपोजिट होगी है, तो ये लेस स्टेबल है बेटा, है ना। तो इसके लिए मुझे एनर्जी ही देनी होगी, एनर्जी दूंगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई के ऊपर। ये बेटा हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स न्यूक्लियाई हैं बेटा। हाइड्रोजन्स न्यूक्लियाई को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ये बताओ जरा। हाइड्रोजन्स न्यूक्लियाई को क्या हम प्रोटॉन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अभी बेटा ये जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई है ना, ये स्पिन कर रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं। ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये यहां पर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की स्पिनिंग शो कर रहे हैं ये एरो, कि ये इस डायरेक्शन में स्पिन हो रही है। स्पिन इन ऑल डायरेक्शन। नो फील्ड का मतलब है कि मैंने अभी बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी। नो फील्ड इसलिए लिखा हुआ है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं की। ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे एक और चीज बताओ। चलो पहले मैं एक और बात पहले बता देता हूं। जब आप इन हाइड्रोजन्स के न्यूक्लियाई को रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये बेटा एक्सटर्नल, ये जो एरो है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एरो है। ये आपने इन न्यूक्लियाई को रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, वो कहता है कि जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे ना, तो वो फोर्स करेगी न्यूक्लियाई को कि वो चूज करे बिटवीन दीज टू ओरिएंटेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग रैंडमली ओरिएंटेड। मतलब जब भी आप प्रोटॉन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो प्रोटॉन्स दो ओरिएंटेशन में जाएंगे। पहली ओरिएंटेशन क्या है? पहली ओरिएंटेशन बच्चों ये है कि कुछ कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम प्रोटॉन्स अपने मैग्नेटिक फील्ड को एलाइन करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब वो प्रोटॉन्स बेटा ऐसी डायरेक्शन में स्पिन करेंगे कि जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो। जो कि नीचे आपको नजर आ रहा है ये ब्लू कलर से, लोअर एनर्जी। क्योंकि इन प्रोटॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है। जबकि इसके मुकाबले में जबकि इसके मुकाबले में कुछ प्रोटॉन्स बेटा, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, पहले यहां पर दोबारा आओ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, क्या इन तमाम प्रोटॉन्स की एनर्जी सेम होगी? नहीं, सेम नहीं है। कुछ ज्यादा एनर्जी पर, कुछ कम एनर्जी पर। जो कम एनर्जी वाले हैं वो तो इस फॉर्म में आ जाएंगे, उनके जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, वो हाइयर एनर्जी में चले जाएंगे। और हाइयर एनर्जी का मतलब ये है कि ये अनस्टेबल हो गए हैं, और इनके जो स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। तो बेटा सिंपल, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो ये होगा बेटा। जब भी मैं एनएमआर पढ़ाता हूं ना, तो शुरू में बच्चे परेशान होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह की कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। ये मुझे शुरू में ही बार बार बताना पड़ता है। उसकी रीजन ये है, आपसे बच्चों सिर्फ एग्जामिनर ये पूछेगा, ये स्पेक्ट्रम पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि बताओ कि कौन से प्रोटॉन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, कौन से नहीं रखते। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं पूछेगा। वो आपसे कहेगा इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करो, ये पीक्स क्यों आई है। तो अभी जो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये पीक जनरेट क्यों हुई है, ये पीक क्यों आई है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज देना लाजमी है बच्चों। इसलिए ये सिर्फ आप पहले सुन लें जो चीज एग्जाम के पॉइंट, और आपने इसको समझना भी है और माइंड में रखना भी है। हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखना बेटा, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होगा
तो फिर आपको आगे समझ भी अच्छी आएगी। तो इसको बस सुनते जाएं अभी जो मैं बताता जा रहा हूं, और फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बेटा मैं आपके मैसेज देख रहा हूं, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर लें, ठीक है। अब बेटा मैं दोबारा आपको ये बात दोबारा बताता हूँ सिंपल और जल्दी से, कि आपके पास ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं। पहली बात कि इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इनका नेट डायपोल मोमेंट है, सॉरी इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी है, ठीक है ना। तभी तो बेटा ये मैग्नेटिक इन नेचर है और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर बेटा मैं यहां पर सुनो, मैं अगर यहां पर कोई ऐसे एटम्स के न्यूक्लियाई रखता, या यहां पर मैं कोई ऐसे एटम्स रखता जो कि मैग्नेटिक इन नेचर ना होते, तो ये कुछ काम नहीं होना था भाई, इस तरह कुछ भी नहीं होना था। कोई हायर एनर्जी लोअर एनर्जी पर नहीं। ये तो हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि इनके न्यूक्लियस मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो ये दो ओरिएंटेशन में आगे हैं। एक लो एनर्जी में, जिन हाइड्रोजन्स की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आ गई है, और कुछ चले जाएंगे हायर एनर्जी में, जिन हाइड्रोजन्स की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट चली गई है। अब एक काम की बात अब शुरू होने वाली है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। आप अगर इस आपने कोई चीज लिखनी नहीं है बेटा, हर चीज लिखी हुई है, आपने 100% ध्यान देना है इसको समझने पर। आप अगर बच्चों इस लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी में भेजना चाहते हो, आपके माइंड में आ रहा होगा क्यों भेजना चाहते हो, उसको 1 मिनट के लिए वेट कर लें उस आंसर को। बस आप ये समझे कि मैं इस लोअर एनर्जी वाले न्यूक्लियाई को अगर हायर में भेजना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा। मुझे डेफिनेटली ये जो एनर्जी गैप है, मुझे इसको एनर्जी देनी होगी। किसको? इन प्रोटॉन्स को। इनको एनर्जी दूंगा, जब तक एनर्जी देता रहूंगा ये हायर एनर्जी पे चले जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो बेटा अगर मैं लोअर एनर्जी वाले प्रोटॉन्स को हायर एनर्जी में भेजना चाहता हूं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी गैप इसलिए लिखा है। अब मुझे जो एनर्जी देनी है वो किस फॉर्म में देनी है? इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। बेटा इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। बेटा बहुत सारे मेटल्स हैं भाई, बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन हम जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर अभी पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ हाइड्रोजन की बेस पर सारी बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में अगर मैं इन प्रोटॉन्स को भेजना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एनर्जी देनी होगी इन टर्म्स ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो इन लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी में, मतलब उसकी एनर्जी इस एनर्जी गैप की इक्वल है, ठीक है। तो अब बेटा देखें, ये सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो वो न्यूक्लियाई को फोर्स करता है कि वो चूज करे दो ओरिएंटेशन के अंदर, ठीक है। कुछ लो एनर्जी में जाएंगे, कुछ हाई एनर्जी में जाएंगे। मोस्ट न्यूक्लियाई प्रेफर the lower energy state parallel to the external magnetic field, but some gains enough energy from their surrounding and move to the higher energy state. अब बच्चों देखो, इसी डायग्राम को जरा सिंपलेस्ट वर्जन में देख लो। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये आपको बता रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो। ये बेटा आपके पास एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, उसकी स्पिनिंग शो कर रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है। वही डायग्राम है, थोड़ा सा मजीद सिंपल फॉर्म में। और इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान ये जो डिफरेंस है, दिस इज द एनर्जी गैप। और यहां लिखा हुआ है इसने बेटा कि ये वो हाइड्रोजन है जो अलाइन हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से और लो एनर्जी पर है, और ये वो हाइड्रोजन है जो अलाइन हुआ है ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये हायर एनर्जी पर है। फिर बेटा मैंने आपसे कहा था ना कि आपने इसको फ्लिप करना है। अब आपके जहन में ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर बिल्कुल मिलेगा कि मैं फ्लिपिंग क्यों करवा रहा हूं। लेकिन पहली बात कि जी बेटा, रिवर्स जैसे ही आप रेडियो वेव बंद करेंगे वो नीचे आ जाएंगे भाई। जैसे ही आप रेडियो वेव्स देना बंद करेंगे तो वो दोबारा नीचे आ जाएंगे और उतनी ही एनर्जी रिलीज करेंगे। बिल्कुल करेंगे बेटा। अब बेटा देखो, द एनर्जी नीडेड टू मेक दिस फ्लिप, मेक दिस फ्लिप का मतलब है कि आप लोअर एनर्जी को जब हायर एनर्जी में भेज रहे हैं ना, तो इसको फ्लिपिंग कह रहा है। दिस इज द फ्लिपिंग। देखो ना,
आप एज्यूम कर सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कभी न्यूक्लियस का वर्ड यूज कर रहा हूं कभी प्रोटॉन का, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही तो है, ठीक है ना। तो अब देखो वो कह रहा है द एनर्जी नीडेड टू मेक दिस फ्लिप डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज। बच्चों ये बात तो मेरा ख्याल है आप लोग फिजिक्स में बहुत ज्यादा बार बार पढ़ते हैं कि अगर आप इसको फ्लिप करवाना चाहती है ना लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पर, तो वो डिपेंड करता है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी दी है। जितनी बेटा ज्यादा स्ट्रेंथ की यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको फ्लिप करना उतना आसान होगा मुश्किल होगा, ये बता दो बेटा। हसन उसको छोड़ दो भाई, वो आपके काम का नहीं है, आप उसको स्किप कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल स्किप कर दो। अच्छा यही मसला है ना भाई, बेटा आप लोग थोड़ा सा कहते हैं कि सर बहुत मुश्किल है, ओ भाई ये बहुत आसान है, मुझे थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेने दें, आगे ले जाने दें। आप लोग हर चीज को क्यों समझते हैं कि हर चीज ऐसी होनी चाहिए कि बस 5 मिनट में समझ आ जाए। आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं, आप 1 घंटे की क्लास के बाद कहेंगे सर ये समझ आ गया बहुत आसान है, लेकिन आप पहले सुने तो सही। अभी तो मैंने आधी बात बताई है, अभी तो आधी बात बताई है भाई, अभी आधी भी नहीं बताई बल्कि आधी से भी कम। तो अभी मुझे थोड़ा सा आगे चलने दें, कोई बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे ये सिर्फ बताएं कि अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है तो क्या इसकी फ्लिपिंग आसान होगी मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी ना। और अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं तो फ्लिपिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई इसकी फ्लिपिंग इसकी फ्लिपिंग के लिए आप क्या चीज यूज करेंगे, वी यूज दी रेडियो वेव्स। क्या यूज करेंगे? रेडियो वेव्स, ठीक है। और इस फ्लिपिंग को क्या कहते हैं बच्चों? दिस फ्लिपिंग of proton from one magnetic alignment to the other by the radio waves is known as resonance। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। इस फ्लिपिंग को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। अब एक बात सुन लें, फिर मैं सारा पीछे से दोबारा रिवाइज करता हूं, एक बात और सुन लें। वो ये कि बेटा ये जो इंटरेक्शन हुआ है ना रेडियो वेव्स का, ये जो रेडियो वेव्स का बेटा इंटरेक्शन हुआ है, रेडियो वेव्स का किसके साथ? इस प्रोटॉन के साथ। क्यों? इसको फ्लिप करवाने के लिए। तो ये जो रेडियो वेव्स का इंटरेक्शन है इस प्रोटॉन के साथ, ताकि इसको फ्लिप करवाया जा सके, इस इंटरेक्शन को इस इंटरेक्शन को आप किसकी फॉर्म में देखेंगे? पीक्स की फॉर्म में देखेंगे। फिर सुने, ये जो रेडियो वेव्स आपने दी प्रोटॉन्स को फ्लिप करवाने के लिए, तो ये जो इंटरेक्शन हुआ है आपके हाइड्रोजन्स न्यूक्लियस का और प्रोटॉन और रेडियो वेव्स का, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो आपको पीक्स की फॉर्म में मिलेगा स्पेक्ट्रम के अंदर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब मैं आपको ये पीक दिखाऊंगा ना, आप अभी तक जो मैंने आपसे बातें बताई है ना बेटा, आपसे एग्जाम में कुछ भी इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये कि ये जो आपको एक पीक नजर आ रही है ना, ये जो आपको एक पीक नजर आ रही है, अब ये तो समझ आ गया ये पीक किसकी वजह से आ रही है, ये बताओ जरा। ये पीक इस वजह से जनरेट हो रही है कि आपने रेडियो वेव्स दी, रेडियो वेव्स का इंटरेक्शन हुआ प्रोटॉन के साथ और वो प्रोटॉन फ्लिप कर गए फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो वो जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन आपको इस पीक की फॉर्म में दिख रहा है। तो ये पीक इसलिए आ रही है। जी बेटा, फ्लिपिंग का हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं फ्लिपिंग। और इसी को हम कह रहे हैं रेजोनेंस कंडीशन। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं बेटा ये बात, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। मैंने आपको यह बताया, इसको एक कहानी की तरह समझ लेना कि आपके पास हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई थे जो कि मैग्नेटिक इन नेचर हैं, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है ना बेटा, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है क्या? नहीं, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। और जब वो स्पिन करेगा
तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो आप कहेंगे कि ये एज अ टाइनी मैग्नेट काम कर रहा है। और जब आप उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है बेटा, उनको दो ओरिएंटेशन में उनको फोर्स करेगा कि वह दो ओरिएंटेशन में से एक ओरिएंटेशन एडॉप्ट कर ले। वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जिनकी एनर्जी कम है बच्चों, वो लोअर एनर्जी पर चले जाएंगे। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो लोअर एनर्जी पर चले जाएंगे और उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगी। और वो प्रोटॉन्स जो हायर एनर्जी पर हैं, उनकी जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। और फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने अब फ्लिपिंग करवानी है। फ्लिपिंग का मतलब है कि लोअर एनर्जी वाले प्रोटॉन्स को लोअर एनर्जी वाले न्यूक्लियाई को हायर एनर्जी में भेजना है। तो इसको फ्लिप करवाने के लिए आपको क्या देनी होंगी, रेडियो वेव्स। और फिर मैंने ये कहा बच्चों कि जो रेडियो वेव्स हैं और जो प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटरेक्शन है, वह इंटरेक्शन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ग्राफ में पीक्स की फॉर्म में मिलेगा। अब आ जाते हैं अगली बात पर। अभी तक ना बच्चों, अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो आइसोलेटेड प्रोटॉन की बातें कर रहे थे। आइसोलेटेड प्रोटॉन मतलब आप समझ लो हम इसकी बात कर रहे थे भाई। इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, बस इस प्रोटॉन को फ्लिप करवाना था आपने। बेटा अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना, वो इसकी कर रहे थे भाई कि आपने एक प्रोटॉन फ्लिप करवाना है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी, तो आप इसको रेडियो वेव दे रहे हैं। और वो आइसोलेटेड प्रोटॉन का मतलब है कि उस प्रोटॉन ने किसी के साथ बॉन्डिंग भी नहीं की हुई, ठीक है ना। लेकिन बेटा रियल लाइफ में जब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, रियल लाइफ में बच्चों जब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो यहां पर देखो, यहां तो ऐसे है, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन की मैग्नेटिक फील्ड, ये इस हाइड्रोजन की। लेकिन बच्चों यहां पर तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी तो है ना। इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो रियल लाइफ में अगर आप फ्लिपिंग करवाना चाह रहे हैं, अगर आप बेटा इनकी फ्लिपिंग करवाना चाहती हैं, ठीक है, इस तरह भाई रियल लाइफ में अगर आप फ्लिपिंग करवाना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि जितनी एनर्जी आइसोलेटेड प्रोटॉन को दी गई थी, क्या उतनी ही एनर्जी यहां पर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अब पता है क्या मसला है? अब मसला यह है यहां पर कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। अब जरा आप सोचें कि इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा। इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बच्चों ये होता है कि एटम जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है वो शील्ड हो जाएगा, शील्डेड। मतलब वो इतना एक्सपोज नहीं होगा। आप ये समझ लो कि पहले जो ये न्यूक्लियस था ना, ये बिल्कुल एक्सपोज था। आपने जितनी भी एनर्जी दी ना, जितनी भी रेडियो वेव्स दी, वो ये प्रोटॉन 100% फील कर रहा है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होगा, सुनो, यहां पर आप जब जो आपके रियल लाइफ में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैं, उसमें तो हाइड्रोजन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। तो अब क्या आप ये मानते हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अब छुप गया है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सराउंड हो गया है? तो इसके लिए शील्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं ना, कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस शील्डेड है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। तो क्या अब आपको इतनी ही स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स देनी होंगी जितना आइसोलेटेड प्रोटॉन के लिए, या अब आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स देनी होंगी? ये वो बच्चे बताएं बेटा जो पहली दफा पढ़ रहे हैं अभी, कि अब आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की देनी होंगी ना इसको फ्लिप करवाने के लिए, बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेंथ की। क्यों? इसलिए बच्चों अब जरा ये पढ़ लो, ये देखो इस बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है यहां पर। ये है बेटा आपके पास हाइड्रोजन और इसका बॉन्ड बना हुआ है एक्स के साथ। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, कह रहे दीज इलेक्ट्रॉन्स कट डाउन द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक बात सुनो बेटा, यहां पर पहले रुको।
आप कहेंगे भाई कि फ्लिपिंग किससे हो रही थी, रेडियो वेव से हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये एक बात जरा सुन लो कि जो पुरानी मशीन्स थी एनएमआर की, उसमें जो टेक्निक यूज होती थी वो क्या थी? उसमें टेक्निक ये थी कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं और रेडियो वेव्स को यूज करवाते हैं फ्लिपिंग के लिए, जो मैंने भी आपको बताया है। यही बताया ना बेटा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है, फ्लिपिंग करवाने के लिए क्या करना है? फ्लिपिंग करवाने के लिए आपको रेडियो वेव्स यूज करनी है। लेकिन बच्चों, अब जो मॉडर्न मशीन्स हैं एनएमआर की, जो मॉडर्न मशीन्स हैं, उसमें फ्लिपिंग पता है किससे करवाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से ही करवाते हैं। जो मॉडर्न मशीन्स हैं उसमें रेडियो वेव्स को कांस्टेंट रखते हैं और फ्लिपिंग करवाते हैं किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको ये बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, इसको एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, ठीक है? तो बस ये माइंड में होना चाहिए कि भाई फ्लिपिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी हो सकती है। तो बच्चों देखो, यहां पर मैं ये बात बता रहा हूं अभी कि ये जो अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जो फ्लिपिंग करवाने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उन मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कट डाउन करेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से बेटा एक और कंपैरिजन मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन है। ये दो मॉलिक्यूल है आपके पास डिफरेंट। मेरा सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये एक्स है, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो देखो ना, तभी तो देखो बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में है। देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बेटा देखो, ये वाई और एच है, लेकिन वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाई ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बच्चों कि किस किस हाइड्रोजन एटम का, देखो ये भी इस तरह है, ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, ठीक है? और आप इनको एनर्जी देकर इनको फ्लिप करवाना चाहते हो। आप चाहते हो ये इस तरह हो जाए, ऐसे। आप चाहते हो ये ऐसे हो जाए। तो बेटा इसको फ्लिप करवाने के लिए, पहले चलो फ्लिप को छोड़ो, मुझे बताओ किस हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो शील्डेड है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स ने ज्यादा कवर किया हुआ है, और किस केस में हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसको इतना ज्यादा कवर नहीं किया हुआ? यस, यहां पर आप कह सकते हो बच्चों कि ये शील्डेड है ना? ये हाइड्रोजन क्या है? शील्डेड है, क्योंकि इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो दरमियान में है, इसको सराउंड कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियस इतना एक्सपोज नहीं है। तो इसको फ्लिप करवाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी या हाई स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बच्चों यहां पर क्या है? बच्चों इस केस में देखिएगा, इस केस में यह है कि आपका जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है वो एक्सपोज हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो वाई ने खींच लिए है, तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या हो गया? डी शील्डेड। तो इसको बेटा अगर आप फ्लिप करवाना चाहते हैं ना, वाई के साथ जो एच लगा हुआ है, वाई के साथ जो एच है, इसको फ्लिप करवाने के लिए आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी या इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स नहीं चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोग जब यहां सोच रहे थे कि भाई ये फ्लिपिंग करवाने का क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने फ्लिपिंग करवाई और आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, और सेकंड केस में आपने फ्लिपिंग करवाई, आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ी। तो भाई आपको क्या समझ आ रही है इसमें कि अब हाइड्रोजन के साथ जो नेबर है वो क्या है? फिर सुनो मेरा क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूं, एक केस में आपने फ्लिपिंग करवाई तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है। दूसरे केस में आपने फ्लिपिंग करवाई प्रोटॉन की, वो जल्दी से हो गई, लेस स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है। तो क्या आपको बच्चों इससे हाइड्रोजन एटम का जो नेबर है, क्या वो पता नहीं चल रहा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है? बिल्कुल पता चल रहा है ना? तो अब देखो, मैं इसको यहां पढ़ देता हूं पहले। देखो बच्चों, वो ये कह रहा है
कि अभी तक जो हमने सारी बातें की थी ना, वो आइसोलेटेड प्रोटॉन की थी, ऐसे प्रोटॉन की जिसके साथ कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं थे। बट कह रहा रियल प्रोटॉन्स, मतलब रियल प्रोटॉन से मुराद यहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है, कि हाइड्रोजन के अराउंड तो बाकी चीजें भी होंगी ना, बट रियल प्रोटॉन मतलब जो रियल न्यूक्लियस है, हैव अदर थिंग्स अराउंड देम, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स। और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कट डाउन द साइज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये तो हमने पहले भी कर लिया। अब आगे देखें। अब कह रहे हैं कि सपोज यू आर यूजिंग अ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज and you adjusted the size of magnetic field so that an isolated proton was in resonance condition। बेटा वो ये कह रहा है कि आपके पास एक आइसोलेटेड प्रोटॉन था, आप उसको फ्लिप करवा रहे हो, और फ्लिप करवाने के लिए आपको जो रेडियो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ी वो कितनी, 90 मेगाहर्ट्ज की। लेकिन ये प्रोटॉन है आइसोलेटेड, अराउंड इसके कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप इसको रिप्लेस करो विथ आइसोलेटेड प्रोटॉन, अगर आप आइसोलेटेड प्रोटॉन को रिप्लेस करो किसी ऐसे प्रोटॉन के साथ जिसके साथ कुछ और चीजें भी अटैच हैं, तो इट वुड नॉट बी फीलिंग द फुल इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड एंड वुड स्टॉप रेजोनेटिंग। कह रहे अगर आप किसी और प्रोटॉन को ना फ्लिप करवाने के लिए वही 90 मेगाहर्ट्ज दो जो आपने आइसोलेटेड को दिए थे, लेकिन अगर आप किसी रियल मॉलिक्यूल के अंदर वही 90 मेगाहर्ट्ज दोगे तो फ्लिपिंग नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि 90 मेगाहर्ट्ज की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो उस हाइड्रोजन की फ्लिपिंग के लिए कम है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कट डाउन कर रहे हैं। तो अब बेटा यहां पर देखो, इसी तरह उसने कहा कि अगर एक एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वाई, और दूसरे के साथ नहीं है, तो क्या दोनों को फ्लिप करवाने के लिए सेम एनर्जी चाहिए? नहीं भाई, जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस हाइड्रोजन को फ्लिप करवाना आसान है, जिसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है उसको फ्लिप करवाना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। इस तरह का स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा। जो जितनी मैंने थ्योरी बताई है ना बेटा, जितनी थ्योरी बताई है, ये आपको सिर्फ माइंड में रखनी है। किस लिए? कि ताकि आपको ये समझ आए कि अच्छा भाई ये स्पेक्ट्रम इसलिए, ये लाइन इसलिए जनरेट हो रही है। एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो इस थ्योरी से कुछ नहीं पूछेगा भाई, ये जेन में रखें। ये मत समझे कि वो ये पूछेगा शील्डेड, डी शील्डेड, ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको समझानी लाजमी थी, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगा। अब आ जाते हैं बेटा इस पर, स्पेक्ट्रम पर। देखो इस पे कोई वाई एक्सिस वगैरह नहीं है, सिर्फ एक हॉरिजेंटल स्केल है, ये वाला। इसको जरा पढ़ लो, ये है हॉरिजेंटल स्केल। इसको बोलते हैं बेटा केमिकल शिफ्ट, ये केमिकल शिफ्ट है। और ये बेटा पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और ये बेटा आपको उसमें पीक्स नजर आ रही हैं। पहले तो मैं ये स्केल थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि स्केल का क्या मतलब है, जीरो का क्या मतलब है, वन का, टू का, फोर का, सिक्स का, एट का, इनका क्या मतलब है। इन पीक्स का मतलब तो समझ आ गया ना, ये पीक्स क्या है, फ्लिपिंग करवाने के लिए जो आप रेडियो वेव्स दे रहे हो और जो प्रोटॉन के दरमियान इंटरेक्शन है ये वो है, या फ्लिपिंग करवाने के लिए जो आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ये पीक की फॉर्म में आपको मिल रही है। ये बेटा केमिकल शिफ्ट का सिंबल है, इसको ऐसे ही आपने लिखना है। आपने क्या लिखना है उसने लिखा होगा। अब एक और बात की तरफ चलते हैं बेटा। आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेल पढ़ा था, याद है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेल पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एसएचई, जिसकी जिसकी ई नॉट वैल्यू आपने क्या एज्यूम की हुई थी, जीरो किया था ना वहां पर। यहां पर भी बच्चों आप एक रेफरेंस लोगे, उसकी भी वैल्यू जीरो ही है। रेफरेंस इसीलिए ताकि बाकियों को कंपेयर कर सको ना। तो रेफरेंस पता है क्या लोगे यहां पर, अभी उसका स्ट्रक्चर डिटेल में आपको दिखाता हूं। रेफरेंस होगा बेटा यहां पर टीएमएस, अभी आगे ये लिखा हुआ है टेट्रामिथाइल सिलेन। ये बेटा एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक कंपाउंड है टेट्रामिथाइल सिलेन। और इस टेट्रामिथाइल सिलेन में मैं भी आपको बताऊंगा कितने प्रोटॉन्स है, इसकी फ्लिपिंग आसान है या मुश्किल है, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन एक चीज सुन लो कि आपने जो रेफरेंस लेना है वो क्या है, टीएमएस प्रोटॉन एनएमआर के अंदर, टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलेन।
और उसकी पीक हमेशा कहां पर आएगी बच्चों? 0 पर आएगी। काफी लंबी पीक होगी, ठीक है, टेट्रामिथाइलसीन। और बाकी पीक्स जो होंगी बेटा वो सारी इससे लेफ्ट साइड पर होंगी, ठीक है ना, इसके राइट साइड पर और कोई पीक नहीं होगी, सारी पीक्स इसके लेफ्ट साइड पर ही आएंगी। अच्छा बच्चों, अब ये टेट्रामिथाइल सिलेन क्या है इसको भी देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है भाई टेट्रामिथाइल सिलेन का। सिलिकॉन है बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन इधर। ये पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द रेफरेंस इन प्रोटॉन एनएमआर, क्या रेफरेंस है? तो आपने बताना है टेट्रामिथाइल सिलेन। इसकी पीक किधर आती है? एट 0। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जितने भी आपको प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं, ये 3 प्रोटॉन्स, ये 3 प्रोटॉन्स, ये 3 प्रोटॉन्स, ये 3, टोटल मिलाकर देखें प्रोटॉन्स कितने हो गए हैं? टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं इसके पास? 12। लेकिन अब एक और बात बताओ, 12 तो प्रोटॉन्स हैं, ये बात ठीक है, मान लिया 12 प्रोटॉन्स इन टीएमएस। लेकिन बच्चों ये बताओ, इसमें क्या ये जो 12 प्रोटॉन्स हैं इनका इन्वायरमेंट सेम है या नहीं? अब इन्वायरमेंट का क्या मतलब है भाई? इन्वायरमेंट का बच्चों ये मतलब है कि आप अगर इन सॉरी आप अगर बेटा इनको देखो, इन 3 हाइड्रोजन्स को, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? कार्बन के साथ। वो कार्बन आगे किसके साथ कनेक्टेड है? सिलिकॉन के साथ। ये जरा माइंड में रखना। फिर आप इन 3 प्रोटॉन्स को देखो बच्चों, ये 3 प्रोटॉन्स कार्बन के साथ, कार्बन आगे सिलिकॉन के साथ। इन 3 हाइड्रोजन्स को देखो, कार्बन के साथ आगे सिलिकॉन के साथ, ये भी 3 कार्बन और आगे सिलिकॉन। क्या आप ये कह सकते हैं कि इन 12 के 12 प्रोटॉन्स का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एक जैसा है? मतलब इन्वायरमेंट से मतलब इसके नेबर में एक जैसे एटम आ रहे हैं। पहले कार्बन आ रहा है, सिलिकॉन आ रहा है, हर तरफ से आप देख लो एक जैसे एटम इसके आगे लगे हुए हैं ना, तो इन तमाम प्रोटॉन्स के नेबर सेम है, इन्वायरमेंट सेम है तो ये 12 प्रोटॉन। अच्छा अब एक और बात बताओ ना, अब एक और बात बताओ, क्या इन 12 प्रोटॉन्स को ये भी इस तरह बेटा वो कर रहे थे, ठीक है, ये ना, हाँ, ये बेटा ये एक प्रोटॉन, ये इसकी वो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी इधर, ये सारे लो लो एनर्जी पर है ना, इसलिए सबकी एक साइड पर आ रही। बेटा मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम प्रोटॉन्स की फ्लिपिंग करवाऊं, फ्लिपिंग। तो क्या इन हर प्रोटॉन को फ्लिप करवाने के लिए मुझे एक जैसी एनर्जी देनी होगी या हर प्रोटॉन की डिफरेंट होगी? जिस तरह यहां पर तो डिफरेंट थी ना बच्चों, एक मिनट जरा गौर करना, यहां पर तो प्रोटॉन का को फ्लिप करवाना डिफरेंट था, क्योंकि एक के साथ वाई लगा था, एक के साथ एक्स, डिफरेंट नेबर थे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव था, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो एक में जो है ना न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज हो गया था, वो आसानी से जा रहा था फ्लिपिंग में, एक में न्यूक्लियस कम एक्सपोज हुआ है तो वो फ्लिपिंग में मुश्किल से जा रहा है। इसी तरह का मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आपके पास जो टेट्रा मिथाइल सीलेन है, आप इन 12 प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट देख रहे हो बिल्कुल एक जैसा है, तो क्या इन 12 के 12 प्रोटॉन्स को फ्लिप करवाने के लिए एक जैसी एनर्जी चाहिए होगी ना, है ना? तो इसलिए बच्चों आप ये चीज नोट करेंगे कि इन 12 प्रोटॉन की आपके पास एक ही पीक आएगी, सिंगल पीक आपको मिलेगी, होगी काफी लॉन्ग, क्योंकि 12 प्रोटॉन्स की वजह से वो पीक जनरेट हो रही है, होगी लॉन्ग लेकिन आएगी सिंगल पीक, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यू विल फाइंड दैट सम एनएमआर स्पेक्ट्रा शो द पीक ड्यू टू द टीएमएस एट 0 and the other leave it out. Essentially, if you have to analyze a spectrum which has a peak at 0, you can ignore it because that's the TMS peak. Sometime एग्जाम में आपको कहता है कि आप बेटा इस टेट्रामिथाइल सिलेन की पीक बनाएं तो आप वो 0 पर बना दोगे। अब दूसरी बात बेटा जो आपको समझानी है वो ये
कि इस स्केल का क्या मतलब है। अच्छा बच्चों, एक और बात भी बताओ, ये टीएमएस में, टेट्रामिथाइल सिलेन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, इनको आप क्या मान रहे हो, शील्डेड या डी शील्डेड? मतलब शील्डेड से मतलब इन प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस को क्या इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है या नहीं किया हुआ? किया हुआ है, यस, वेल डन, शील्डेड। तो बेटा अब दूसरी बात ये बताओ कि इन प्रोटॉन्स को फ्लिप करवाना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? इन प्रोटॉन्स को फ्लिप करवाना आसान या मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, शाबाश। और इसकी पीक बेटा, आपको इसको फ्लिप करवाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसलिए देखो बच्चों, आपको ये 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास जो पीक आएगी ना, आप समझ लो दिस इज टीएमएस पीक। अच्छा, एक पीक आपके पास आ रही है बच्चों, एक पीक आपके पास आ रही है 2 पर। ये जरा गौर से सुनने की बात है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक पीक ये आ रही है। अब क्या मतलब है भाई 2 पर आने का, ये समझ लो बेटा। ऐसी पीक जो 2 पर आ रही है, आप इसका ये मतलब लोगे कि ये पीक असल में जनरेट क्यों हुई, पहले तो ये बताओ ना। ये पीक इसलिए जनरेट हुई, ये पीक इसलिए जनरेट हुई कि आपने फ्लिप करवाना चाहा एक प्रोटॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में बाय यूजिंग द रेडियो वेव्स, है ना। अब अगर एक पीक 2 पर आ रही है, तो बच्चों इसका मतलब यह है कि इस प्रोटॉन को इस प्रोटॉन को फ्लिप करवाने के लिए इस प्रोटॉन को फ्लिप करवाने के लिए आपको टू मिलियंथ टू मिलियंथ लेस स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स रिक्वायर्ड हैं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, दोबारा सुनो। एक पीक आ रही है 4 पर, तो अगर एक पीक 4 पर आई है, तो इसका मतलब ये होगा भाई कि ये पीक क्योंकि फ्लिपिंग की वजह से आ रही है ना, कि इस प्रोटॉन को फ्लिप करवाने के लिए आपको जो रेडियो वेव्स देनी पड़ी है ना, वो 4 मिलियंथ लेसर स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू टीएमएस। मतलब ये हुआ फिर कि यहां तो भाई हाई फील्ड है, यहां फ्लिपिंग करवानी है तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स या ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड। और यहां बेटा आप जितना नंबर बड़ा होता जाएगा, उतने मिलियंथ लेस स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, तो ये डाउन फील्ड है। दिस इज डाउन फील्ड, ये लिखा भी हुआ है बेटा, देखो। कह रही जो केमिकल शिफ्ट ये है, दिस इज केमिकल शिफ्ट। द हॉरिजॉन्टल स्केल इज शोन एज दिस, और इसको आप केमिकल शिफ्ट कहेंगे। इट्स मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। और यही बात बेटा देख लो कि a peak at a chemical shift of say 2 means that the hydrogen atoms which caused that peak needed a magnetic field 2 millionth less। आपको मैंने बताया ना बेटा कि आप फ्लिपिंग के लिए रेडियो वेव्स को भी यूज कर सकते हो। मॉडर्न मशीन्स में अब मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है। तो वो कह रहे हैं 2 मिलियन लेस स्ट्रेंथ की आपको फील्ड चाहिए बाय टीएमएस टू प्रोड्यूस रेजोनेंस। ठीक है, तो एक अगर पीक 2 पर आ रही है तो वो डाउन फील्ड है, एक पीक अगर 0 पर आ रही है तो वो हाई फील्ड है। तो ये उल्टा होगा भाई, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतने मिलियंथ लेस स्ट्रेंथ की आपको रेडियो वेव या मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगी। जी बेटा, अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं बेटा। सॉल्वेंट कौन सा यूज होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एनएमआर में? बेटा आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। डाउन फील्ड का बेटा मतलब ये है कि जब, जिस तरह आपका प्रोटॉन जो है ना, वो इस तरह है भाई, चलो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए, तो अब इस हाइड्रोजन को फ्लिप करवाना आसान है ना। तो मैं कहूंगा भाई कि इस प्रोटॉन को फ्लिप करवाने के लिए 4 मिलियन लेस स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स रिक्वायर्ड हैं एज कंपेयर टू टीएमएस। इसको कहते हैं डाउन फील्ड, इसको कहते हैं डाउन फील्ड बच्चों, ठीक है। अच्छा,
बेटा उसके बाद देखिए सॉल्वेंट फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटा आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बात सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर आप उनके स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होगा सॉल्यूशन की फॉर्म में, वो आप मशीन में रख दोगे फिर। लेकिन कह रहे सॉल्वेंट कौन सा लें, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेना आपने जिसमें प्रोटॉन आता हो। उसकी रीजन ये है बच्चों, अगर आप ये सॉल्वेंट ले लेते हो CHCl3, तो इसमें नुकसान ये है कि ये जो आपका यहां पर प्रोटॉन है इसकी भी पीक आएगी भाई, ये अपनी पीक प्रोड्यूस कर देगा। तो आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो। उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ये हाइड्रोजन ना हो। तो आप यूज कर सकते हो CCl4, आप यूज कर CHCl3 नहीं यूज करना। आप इस हाइड्रोजन को इसके आइसोटोप ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर सकते हो CD। क्योंकि बेटा जो ये हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये मैग्नेटिक नहीं है, दिस इज नॉट मैग्नेटिक, इसका मैस नंबर इवन है। तो आप या तो ड्यूट्रियम यूज कर लो, ठीक है, या CCl4 यूज कर लो। अच्छा बच्चों ये बताएं कि अभी एनर्जी है और स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी एक फिर इसके बाद नया कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, या नहीं है? बाकी बच्चे भी बताएं भाई। बोल रहा मैं हूं तो एनर्जी आपके पास नहीं है, हाँ? यस, हसन ने सिर्फ कहा यस। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि बेटा ड्यूट्रियम इसलिए यूज किया कि वो मैग्नेटिक नहीं है ना, ड्यूट्रियम इज नॉट मैग्नेटिक। तो वो आप CdCl3 यूज कर लो, कुछ वो अपनी पीक नहीं देगा। अब बताएं बेटा, अब समझ आ गई है या नहीं आई, ये बता दें। जो आप शुरू में कह रहे थे बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, अभी ये आसान हो जाएगा। अभी जब आप स्पेक्ट्रम करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना आसान है। ठीक है बेटा, इस तरह करते हैं, मेरे भी ना असल में एनर्जी काफी यूज होगी है अभी इतना ऊंचा बोल बोल कर। तो आज फिर इतना ही रखते हैं। मैंने हालांकि आज 2 घंटे की क्लास रखनी थी, मैं चाह रहा था एक ही गो में ये हो जाए। तो अब इंशाल्लाह ये कल खत्म होगा बेटा। CDCl3 मैं बताता हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि आपने सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है। देखो, आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सपोज ये ले लिया ना बेंजीन C6H6। आप इसको एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जो CHCl3 है। भाई आप तो अपना स्ट्रक्चर डिटरमिन करना चाह रहे थे ना बेंजीन का, ताकि इसकी पीक्स आए और इसकी पीक्स की बेस पर आप स्ट्रक्चर बताएं। लेकिन आपने जो सॉल्वेंट चूज किया, उस सॉल्वेंट में तो अपना प्रोटॉन भी है, तो इस प्रोटॉन की भी तो पीक आएगी ना, तो ये इंटरफेरेंस करेगी। तो आप कोई ऐसा सॉल्वेंट चूज करो जिसमें H ना हो, प्रोटॉन ना हो। तो आप CCl4 यूज कर लो, या आप बच्चों CDCl3 यूज कर लो। डी ड्यूट्रियम है बेटा, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर काफी है आज के लिए, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स। ठीक है, कल बेटा आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है? कल मैं जब क्लास लूंगा ना तो पहले 15 मिनट में क्वेश्चन पूछ के फिर आगे जाऊंगा। अभी आधा हुआ है भाई, अभी आधा हुआ है, अभी ये स्प्लिटिंग पैटर्न बताना है। स्प्लिटिंग पैटर्न के बाद ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने हैं। मतलब आप समझ लें आधा नहीं हुआ, 70% हो गया बच्चों, 70% हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई।